Hello friends, welcome to our class Arya Coaching. As you know that this is the class where you can feel physics, you can realize physics and you can clear all the concept of it. And I would like to say that if you are clearing all the concept of it, so 100% you will fall in love with physics. So get ready for falling in love with physics. Today we are going to start a new topic from the chapter number 1, that's called Coulomb's law. But before it, I would like to tell you a thing that all the classes of Arya Coaching will not be available on YouTube. So if you want to join all the classes, so you will have to go on Play Store and you should search on there Arya Coaching, and spelling is this ARYACOACHING. When you will search this on Play Store, so you will find an application and you should download it, and after downloading you should make the ID, and after that you can enjoy all the videos on that application. Okay, so go to Play Store, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देता हूं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर आपको आर्या कोचिंग एप्लीकेशन का या ऐप का आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप आर्या कोचिंग के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद में अपनी आईडी बना लीजिए और वहाँ पर सारे वीडियोस आपको अवेलेबल होंगे। ये सारे की सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पर नहीं प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो जल्दी करिए। आप अगर सारी की सारी क्लासेस देखना चाहते हैं तो जल्दी से जाइए आर्या कोचिंग ऐप को डाउनलोड करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर के आर्या कोचिंग सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको इसी नाम से और इसी जो यूट्यूब पर लोगो है वही लोगो से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और आसानी से वहाँ पर आईडी बना करके आप कोर्स को परचेस करके आसानी से सारा का सारा कोर्स वहाँ पर अवेलेबल होगा, आसानी से वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी करिएगा और ऐप को डाउनलोड करिएगा। ठीक है, और ये सारी क्लासेस हम यूट्यूब पर नहीं प्रोवाइड कराएंगे, कुछ ही क्लासेस जो होंगी हर चैप्टर की 2 से 3 क्लासेस आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। लेकिन अगर आप पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो जाइएगा आर्या कोचिंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो चलो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है कूलाम का नियम। ठीक है, तो कूलाम के नियम को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। इसका सदिश रूप क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसके पर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं इससे रिलेटेड उन न्यूमेरिकल्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पूरी तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को स्टार्ट क्या करना है, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम मतलब कूलाम्स लॉ। कूलाम के नियम में क्या बताया गया है उसको पता करने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे अगर बैक हों तो हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी आवेश के बारे में, और हम लोगों को ये भी पता चल गया था कि आवेश 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब धन आवेश और ऋण आवेश 2 प्रकार के आवेश होते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि एक धनावेश दूसरे धनावेश को क्या करता है, प्रतिकर्षित या आकर्षित करता है। क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है ना। प्रतिकर्षित करने का मतलब है रिपेल करता है ये। अच्छा एक बात बता दें कि इंटर के बाद आप यहाँ पर भले ही आप हिंदी में पढ़ें, लेकिन इंटर के बाद बीएससी में आप चाहें जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ें आपको इंग्लिश में ही पढ़ना होगा। हिंदी में ना तो आपको मैथ मिलने वाली है ना ही फिजिक्स मिलने वाली है। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि हम थोड़े बहुत इंग्लिश के टर्म भी जानते चलें। ठीक, तो प्लस प्लस प्रतिकर्षित करता है मतलब रिपेल करता है, माइनस माइनस भी रिपेल करते हैं। ठीक है, मतलब अगर सेम साइन वाले हैं, 2 चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, तो इनके बीच में एक बल लगता है जिसे प्रतिकर्षण बल कहते हैं। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, या अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, आकर्षित करते हैं, ये हम लोगों को पता है। लेकिन अभी हम लोगों ने ये तो जान लिया है कि एक जैसे आवेश होंगे तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल होगा, और अलग अलग आवेश होंगे, अलग अलग होने का मतलब है एक प्लस है एक माइनस है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आकर्षण बल होगा। लेकिन कितना बल होगा इनके बीच में ये अभी हम लोगों ने नहीं जाना है कि
दो आवेश अगर हैं तो उन दोनों आवेशों के बीच में बल तो लगता है, ये कंफर्म है, लेकिन कितना लगता है ये अभी हम लोगों को नहीं पता है। और एक्चुअल में यही बताया है कूलाम ने अपने नियम में, आखिर इनके बीच में बल लगता कितना है। ठीक है, तो कूलाम के नियम में हमें पता क्या चलने वाला है, पहले ये थीम क्लियर होनी चाहिए कि कूलाम के नियम में हम लोग केवल ये जानने वाले हैं कि अगर दो आवेश हैं कहीं भी स्थित हैं तो उनके बीच में कितना बल लगेगा। ठीक है, ठीक। आकर्षण बल हो सकता है, वो प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। अगर एक जैसे आवेश होंगे तो उनके बीच में आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो आकर्षण होगा। लेकिन कितना होगा इसके बारे में कूलाम ने अपने नियम में बताया, और इस नियम में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दो बातें कही हैं, और दोनों बातें बहुत ही आसान हैं। ठीक है, तो सुनते हैं। सबसे पहले इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले बल के बारे में बताया है, तो हम सबसे पहले दो आवेश मान लेते हैं कि एक आवेश है, मैंने बताया था आवेश को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, Q से। तो एक आवेश मान लिया किसी बिंदु A पर स्थित है, और इस पर आवेश जो स्थित है वो है Q1, और कोई दूसरा आवेश है इस बिंदु B पर स्थित है जिस पर Q2 आवेश स्थित है। ठीक है, अब ये Q1 Q2 आवेश प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं, हम साइन साथ में नहीं ले रहे हैं। ठीक है, हम चिन्हों को साथ में नहीं लेंगे, वो तो हम डायरेक्शन देखना होगा जब, तो हम लोग अपने प्लस प्लस अगर होंगे तो हम जान जाएंगे प्रतिकर्षण है, माइनस माइनस होंगे तो आकर्षण है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हम लोग लेना चाहते हो तो आप ले भी सकते हो, प्लस प्लस दोनों ले लो, या फिर एक प्लस ले लो दूसरा माइनस ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस पर बेस न्यूमेरिकल भी काफ़ी आते हैं, तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आवेश अगर धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है, हमें उनका यहाँ पर साइन मतलब चिन्ह साथ में नहीं लिखना है, केवल उनके आवेश की वैल्यू रखना है। ठीक है, आवेशों को देख करके हम पता कर लेंगे कि वो आवेश उनके बीच में बल आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, किस दिशा में होगा वो भी हम लोग जान लेंगे, अभी हम बताएंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम लोगों ने ये माना कि दो बिंदु हैं A और B, दोनों पर आवेश है, एक पर है Q1 आवेश, दूसरे पर है Q2 आवेश। अब इन दोनों आवेशों के बीच में कितना बल लगेगा इसके बारे में कूलाम ने सबसे पहली बात कही, और वो पहली बात बहुत ही सरल है। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच में जो बल लगेगा, जिससे हम बल को व्यक्त करते हैं F से, मतलब फोर्स इंग्लिश में कहें अगर, तो जो बल लगेगा वह अनुक्रमानुपाती होगा। किसके अनुक्रमानुपाती होगा, तो उन्होंने बताया दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों मतलब Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। पहली बात यहीं पर समाप्त होती है। दो बातें कही हैं, एक बात हो गई कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल होता है जिसे हम वैद्युत बल कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रतिकर्षण भी होगा आकर्षण भी होगा, केवल प्रतिकर्षण भी नहीं बोलना है, केवल आकर्षण भी नहीं बोलना है। प्रतिकर्षण या आकर्षण बोलें या फिर हम वैद्युत बल बोल दें तो हम समझ जाएंगे इसमें दोनों समाहित हैं। ठीक है, तो किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल अनुक्रमानुपाती होता है। किसके, दोनों आवेशों के गुणनफल के। केवल इक्वेशन देखेंगे, इससे हम हिंदी बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें बोलने में। दूसरी बात और कही इन्होंने, दो बातें कही थी। दूसरी बात कही कि दोनों के बीच में लगने वाला जो बल है वो एक और वैल्यू पर डिपेंड करता है। किस पर, तो वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणानुपाती कहा। मतलब यहाँ पर जितनी दूरी होगी A से B की या Q1 से Q2 के बीच की दूरी, अक्सर हम फिजिक्स में दूरी को R मानेंगे। ठीक है, दूरी को अक्सर फिजिक्स में R ही माना जाता है। मैथ में अक्सर D मान लेते हैं हम लोग, X मान लेते हैं, हम लोग यहाँ पर R मान के चलेंगे। ठीक है, तो दोनों के बीच की दूरी मतलब R के वर्ग मतलब स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब इसको अपान में कर देना है। अनुक्रमानुपाती होता तो हम कैसे लिखते, F अनुक्रमानुपाती होता तो दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती अगर कहते तो इस तरह से हम लोग लिख देते हैं। लेकिन ये अनुक्रमानुपाती नहीं होता है, क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए हमने 1/r² कर दिया। इसमें कोई दिक्कत है मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये आप फील भी कर सकते हो भाई अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या है और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है। ये आप लोगों ने दो वर्ड सुने तो होंगे कई बार, शायद इनका मतलब भी पता होगा। हम आपको एक बार मतलब बता देते हैं। अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का मतलब है
कि दो चीज़ें अनुक्रमानुपाती तभी होती हैं जब किसी एक वैल्यू पर जैसा असर पड़ता है उसका असर दूसरी वाली वैल्यू पर उसी प्रकार का पड़े, तो वो अनुक्रमानुपाती है। जैसे मान लिया कि मैंने यहीं पर मान लिया कि अगर आवेश जो है, आवेश अगर हम बढ़ाएं, आवेश अभी जो भी है इनके बीच में कुछ भी बल लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम इन दोनों आवेशों को बढ़ाएंगे तो इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? तो सिंपल सी बात है, बढ़ेगा। आवेश बड़े बड़े होंगे तो बल भी ज़्यादा होगा, आवेश कम होंगे तो बल भी कम होगा। तो मतलब आवेश अगर बढ़ रहा है तो बल भी बढ़ रहा है, दोनों में परिवर्तन एक जैसा हो रहा है, एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ रहा है। अगर आवेश को हम कम कर रहे हैं तो बल भी कम हो रहा है, तो एक जैसा परिवर्तन है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुक्रमानुपात। ठीक है, अनुक्रमानुपात का मतलब है एक जैसा परिवर्तन हो। अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो उस पर जो डिपेंड दूसरी वैल्यू है वो भी बढ़ रही हो, तो वो अनुक्रमानुपात हुआ। व्युत्क्रमानुपात का मतलब क्या है? व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात का मतलब है कि एक वैल्यू में जैसा परिवर्तन हो रहा है दूसरे में उसके जस्ट विपरीत परिवर्तन हो। जैसे अगर हम कहें कि ये दोनों आवेश यहाँ पर लगे रखे हैं तो इनके बीच में कुछ बल लग रहा है, अगर इनको ज़्यादा दूरी पर रख दिया जाए तो इनके बीच लगने वाला बल घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? सिंपल सी बात है, घट जाएगा। दूरी बढ़ जाएगी तो उनके बीच का प्रभाव कम हो जाएगा। ठीक है, तो उनके बीच में बल जो होगा घट जाएगा। तो मतलब अब दूरी बढ़ रही है, बल घट रहा है, विपरीत प्रकार का परिवर्तन, परिवर्तन विपरीत प्रकार का है। दूरी बढ़ी तो बल घटा, अगर दूरी को घटा दें तो बल बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब विपरीत प्रकार का परिवर्तन हो तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं ये व्युत्क्रमानुपात है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला अभी, पहली बात उन्होंने कही है कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन? इनके बीच में लगने वाला बल। अर्थात अगर हम Q1 और Q2 को बढ़ा दें, आवेशों को बढ़ा दें तो बल बढ़ जाएगा, आवेशों को घटा दें तो बल घट जाएगा। ठीक है, पहली बात इन्होंने यही कही। दूसरी बात इन्होंने क्या कही, तो दूसरी बात में इन्होंने सिर्फ ये कहा कि दोनों के बीच में लगने वाला जो बल होता है F, वह दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब है कि ये अब दूरी बढ़ाएंगे तो अब की बार क्या होगा, बल घट जाएगा। और r² का मतलब है ये तीव्रता से घटता है। मतलब अगर दूरी हमने दोगुनी कर दी तो बल दुगना नहीं होगा, 4 गुना घट जाएगा, आधा नहीं होगा। जैसे यहाँ पर अभी हम लोग अभी आगे समझाएंगे उनको न्यूमेरिकल के तौर पर। ठीक है, अभी हम लोग केवल यही समझ के रखते हैं कि अगर हम आवेश बढ़ाएंगे तो बल बढ़ेंगे और अगर दूरी बढ़ाएंगे तो बल घट जाएगा। क्लियर है? तो ये बातें दोनों कही हैं और इसी में कूलाम का नियम खत्म होता है। लेकिन अभी हम लोगों को इसको अच्छे से समझना है और लिखना भी है। ठीक है, इसकी भाषा हम कैसे बोलेंगे कूलाम के नियम की, तो कूलाम के नियम की भाषा जो हमने अभी बोला है उसी प्रकार से बोलना है, बस फ्लो में बोल देना है कि कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल। हम बात किसकी कर रहे हैं कूलाम के नियम में? बल की बात कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। कूलाम के नियम में हम जानने क्या वाले हैं? बल। किसके बीच में बल? किन्हीं दो पिंडों के बीच में नहीं, किन्हीं दो पिंडों के बीच में लगने वाला बल किसने बताया था? न्यूटन ने। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम था। ठीक है, इसी प्रकार का था, इसी प्रकार की लैंग्वेज थी। लेकिन यहाँ पर हम आवेशों के बीच में लगने वाले बल के बारे में बता रहे हैं, तो कूलाम ने बताया किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी मतलब r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम का नियम समाप्त। भाषा इतनी सरल है। ठीक है, अगर आप ये दोनों बातें याद रखना है, आराम से उसकी भाषा आप बना सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अब हम इन दोनों को एक ही में मिलाएं, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, जोड़ने की बात नहीं करेंगे, मिलाने पर। ठीक है, तो जब मिलाएंगे तो f को एक ही बार, जो डबल लिखा होगा उसको एक ही बार लिखना है।
अनुक्रमानुपात है। अच्छा, अनुक्रमानुपात और व्युत्क्रमानुपात के निशान में कोई फर्क नहीं होता है, केवल अंतर यह होता है कि उसे अपान में लिख देते हैं, उसे ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो F प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 ऊपर है और नीचे अपना हो गया R²। ठीक, ये हमारा निकल के आया। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, जब भी हम अनुक्रमानुपात या फिर प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक आएगा, और हमेशा आता है। जब भी आपने मैथ पढ़ी हो या फिजिक्स पढ़ी हो, कहीं भी ये जब भी ये निशान हटा होगा तब कोई ना कोई नियतांक आया होगा। यहाँ पर भी वो नियतांक कोई ना कोई आएगा, और अक्सर हम लोग नियतांक को के से व्यक्त किया करते थे, ऐसे तो होता था। तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे और इसकी जगह पर आ जाएगा के। ठीक है, सो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R²। ये फार्मूला हो जाएगा कूलाम के नियम का। अब ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का वैल्यू, ये जो हमारा नियतांक आया है, इस नियतांक का वैल्यू कितना होगा भाई, ये भी तो प्रॉब्लम है। तो ये नियतांक का वैल्यू हम लोग यहाँ पर अभी नहीं निकाल सकते, थ्योरेटिकली इसे निकाला भी नहीं जा सकता है, इसे प्रैक्टिकली निकाला, और कूलाम ने निकाल करके इसका वैल्यू भी दिया, और इसका वैल्यू जो दिया वो था 9 के का वैल्यू क्या था, 9.0 इंटू 10⁻⁹। मात्रक बता सकते हैं क्या के का, इससे निकाल लें, मात्रक निकालो आराम से, जो भी इक्वेशन हो उसी से निकाल लो। के इधर रहेगा, R² ऊपर आएगा, Q1 Q2 नीचे जाएगा, ऐसे ही तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर के का मात्रक निकालना है, F इंटू में R² आएगा, अपान में ये जाएगा, F का मात्रक हो जाएगा न्यूटन बल का मात्रक, इंटू में दूरी आएगी, दूरी का मात्रक मीटर, और स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और अपान में चला जाएगा ये Q1 Q2। Q1 मतलब कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, और Q1 Q2 2 हैं तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो K इज इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये हमारा K का वैल्यू उन्होंने दिया, और जैसे ही ये K का वैल्यू मिला तो उन्हें एक और बात दिमाग में आई कि ये वैल्यू जो होता है 1/4πε0 की होती है। ठीक है, किसकी वैल्यू होती है, यही वैल्यू होती है 1/4πε0। ये E0 नहीं है बच्चा, एप्सिलॉन, लिख देते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, चलो ऐसे लिख देते हैं भाई, हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी ही ठीक है अपनी। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। 1/4πε0 का वैल्यू क्या है, यही वैल्यू है 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि हम इस के का मान क्या लिखेंगे, के का मान लिखेंगे 9.0 इंटू 10⁹ इंटू में Q1 Q2 अपान में R², यही होगा। लेकिन ये किसका वैल्यू है, तो ये वैल्यू है 1/4πε0। तो यहाँ पर हम लिख दें 1/4πε0 इंटू में Q1 Q2 अपान R²। ये कूलाम के नियम के लिए सूत्र निकल के आता है बल के लिए। ठीक है, किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल के बारे में हम लोगों ने जाना। फार्मूला है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R²। या फिर हम लोग इस रूप में याद रखेंगे तो जरा थोड़ा सरल पड़ेगा ना, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R², के Q1 Q2 अपान R², कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो एप्सिलॉन है ये है क्या, तो एप्सिलॉन को हम लोग बोलते हैं निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता। क्या है ये, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता। ठीक है, तो एप्सिलॉन का मतलब है निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, और इसका जो मान होता है एप्सिलॉन का, केवल एप्सिलॉन का मान, मैंने 1/4πε0 का मान बताया है, केवल एप्सिलॉन का मान अगर पूछे कोई तो एप्सिलॉन का मान होता है 8.85 गुणा 10 की पावर -12। सही बता रहे हो, गलत हुआ तो तुम लोग समझना, यूट्यूब पर जा रहा है ये वीडियो।
सब बच्चे हमको गाली देंगे, ठीक है। अच्छा चलो यहाँ से इसका मात्रक निकालते हैं, ठीक है। इसका मात्रक निकालते हैं। इसका मात्रक बताइए क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। सिंपल सी बात है, एप्सिलॉन नॉट को इधर कर लो और एफ को नीचे कर लो, ठीक। एप्सिलॉन नॉट इधर आया, एफ नीचे आया, तो मात्रक होगा कूलाम 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 स्क्वायर अपान में एफ नीचे आएगा, न्यूटन आ जाएगा और मीटर स्क्वायर, ठीक है। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट का मान रहे हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखो थोड़ा सा भाई इंटर में आ गए हो तो थोड़ा सा अपना दिमाग तो खोलना ही पड़ेगा। अब वो हाई स्कूल वाला फंडा तो रहा नहीं कि बस छोटी सी फिजिक्स है उतनी पढ़ ली काम चल गया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा विस्तार से अपना दिमाग दौड़ाएं थोड़ा बहुत, तो अपने आप समझ में आने लगेगा। तो कूलाम के नियम में हम लोगों ने जाना क्या है? कूलाम के नियम में केवल दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल के बारे में बताया गया है। दो आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल कहें या फिर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कहें, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। उन दोनों आवेशों के अनुक्रमानुपाती नहीं, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। मतलब F प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के और F प्रोपोर्शनल है 1/r² के, दोनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा। और जब भी प्रोपोर्शनल हटेगा तो नियतांक आएगा। नियतांक का मान याद रखें, इसको रटना ही पड़ेगा, 9.0 × 10⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसी का ये किसका वैल्यू कहते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। हमने ये मान यहाँ से रख लिया है, ठीक है, और इसकी जगह पर फिर ये रख दिया है, ये वैल्यू निकल आया है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है क्या? तो निर्वात या वायु की वैद्युशीलता है। केवल इसका मान होता कितना है? 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन। मेरे ख्याल समझ में आ गया, ठीक। अब इसको हम मिटाते हैं और फिर इसको लिखते हैं। लिखते कैसे हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो हेडिंग लगाएं कूलाम का नियम, और अब हम लोग इसे लिखते हैं। ठीक है, तो कूलाम का नियम लिखते हैं। कूलाम के नियमानुसार लिखेंगे, कूलाम के नियमानुसार देखो हिंदी कैसी है मेरी, किन्हीं दो आवेशों, लेकिन एक बात और याद रखिएगा, आवेशों की केवल हम लोग बात नहीं करेंगे, बिंदु आवेश बोलेंगे, क्योंकि कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य है। अभी हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, पहले लिख लेते हैं, ठीक है। किन्हीं दो बिंदु आवेशों, बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण की जगह पर केवल आप वैद्युत बल भी लिख सकते हैं, ठीक है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। एक बात बता दी, फिर लिखेंगे एवं उनके बीच, उनके मतलब दोनों आवेशों के, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती गलत है क्या भाई? व्युत्क्रमानुपाती सही तो है। कहाँ पे? ये व्युत्क्रमानुपाती ऐसे होता है क्या? चलो ठीक है भाई, ठीक, हिंदी गड़बड़ होने दो,
व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, तो ये तो इसका स्टेटमेंट हो गया। ठीक, ये हमने बोल लिया। अब इसको दिखा भी देना है। यहाँ पर आवेश Q1 Q2 दो आवेश हैं, ए बी बिंदु दिखा दें, चाहे इनके बीच की दूरी को r से दिखा दें, तब क्या होगा, F जो होगा पहला स्टेटमेंट के अनुसार F Q1 इंटू Q2। यहाँ तक दिख रहा है ना, उसमें दिख रहा है ना यहाँ तक? अभी नीचे जगह है, नीचे जगह है नहीं है? चलो ठीक है, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। ठीक है, फिर दूसरा स्टेटमेंट कह रहा था F व्युत्क्रमानुपाती है R स्क्वायर के। ठीक, दोनों की बात कर दी मैंने इस तरह से। ठीक है, दोनों समीकरणों को मिलाने पर, ठीक है, मिलाएंगे तो क्या बनेगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और यहीं पर हम लोग जब ये हटाते हैं तो क्या आता है, एक नियतांक, और नियतांक को हम लोग क्या लिखेंगे, K, फिर Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अच्छा, अपन लोग ऐसे ही याद रखेंगे। ठीक है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। आसान रहता है बोलने में भी, लेकिन आगे की जो जानकारी हम लोग इसमें तो लिख ही लेंगे, लेकिन हम लोग जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इतना याद रखेंगे तो बेहतर होगा हम लोगों के लिए। ठीक है, अब ये K का वैल्यू क्या होता है, लिख देंगे, जहाँ K अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ठीक है, K अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान K इक्वल टू क्या होता है, 9.0, या फिर 9.0 लिखो या ना लिखो बेकार ही है वो, 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यही होता है। ठीक, इसके बाद में इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे 9.0 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और इसी को हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये फार्मूला इस तरह से भी याद रखा जाता है। यहाँ पर अभी हम लोग लिख लेते हैं कि ये आखिर एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो यहाँ पर लिख दें, इधर से आ जाना यहाँ पे, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता है, इसका मान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 गुणा 10⁻⁻12, और ये मात्रा क्या निकला था भाई, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। ठीक, चलो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मिटा दें, चलो ठीक है, अब चलते हैं आगे। कूलम के नियम को तो हम लोगों ने जान लिया है, फार्मूला हम लोग मेन जो याद रखेंगे F Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, K का वैल्यू अपना याद रखिएगा 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा ये फॉर्मूला। इसके बाद में अभी ये जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कूलम के नियम में, एक जो है कूलम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, तो कूलम के नियम का सदिश रूप हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। ठीक, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ओके, कूलम के नियम का सदिश रूप। अब सदिश रूप
अगर पढ़ना है तो ज़रा ध्यान से एक बात समझिएगा। फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने सदिश और अदिश पढ़ा था। अब भाई तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो पढ़ा ही होगा 100%, दूसरा तीसरा कोई चैप्टर है, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी जो अभी हम लोगों को यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें एक सदिश के जब प्रकार हम लोगों ने पढ़े थे तो एक एकांक सदिश आता था, और एकांक सदिश को हम कैप लगा करके व्यक्त करते थे। एकांक सदिश इंग्लिश में बोलें तो इसे हम बोलते थे यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसको हम व्यक्त किससे करते थे? कैप लगा करके। मतलब हम अगर कहें ए का एकांक सदिश, तो ए का एकांक सदिश क्या होगा? ए कैप, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता था? तो ए कैप का फॉर्मूला होता था वेक्टर ए अपान मॉडुलस वेक्टर है, ये होता था। ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपान मॉड वेक्टर है। यहाँ पर अगर हम कहें बी कैप का फॉर्मूला क्या होगा? तो वेक्टर बी अपान मॉड, ये ए क्या है? तो ये एक सदिश है, और मॉड वेक्टर ए क्या है? ए का परिमाण है। ये परिमाण होता था, इसका मैग्नीट्यूड होता था, ठीक है। तो ये इस तरह से फॉर्मूला आपको याद रखना है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं इसका सदिश रूप समझ लेते हैं। अभी जैसे हम लोगों ने किया है वैसे ही इसको समझना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस सदिश रूप में इसे लिखना है। जब सदिश रूप की हम बात करते हैं तो उसमें डायरेक्शन का कुछ ना कुछ लेना देना रहता है, क्योंकि सदिश का मतलब है जिसमें दिशा हो। तो इसमें हमें दिशा को साथ में लेकर के चलना होता है, और किसी भी नॉर्मल अदिश इकाई को सदिश रूप में अगर हम व्यक्त करते हैं तो उसके आगे हम उसका कैप लगा देते हैं, जिसका डायरेक्शन हो उसका कैप लगा देते हैं, ठीक है। मतलब सदिश एकांक सदिश के रूप में उसे हम लिख देते हैं। तो जैसे अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कूलाम के नियम को। कूलाम के नियम में हम लोगों ने अभी ये पढ़ा है कि दो आवेश थे Q1 Q2, दोनों के बीच की दूरी r थी, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी r थी। अब इनके बीच में जो बल लगेगा, मान लिया अगर ये दोनों प्लस के हैं या फिर दोनों माइनस के हैं, क्योंकि अब हमें दिशा का लेना देना है तो अब चिन्हों को साथ में लेकर के चलेंगे, ठीक है। क्योंकि अब जो मन हो वो चिन्ह ले सकते हैं। हमने दोनों प्लस ले लिए, आप दोनों माइनस ले सकते हैं। एक प्लस ले लो, एक माइनस लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने दोनों प्लस ले लिए, दोनों प्लस के अगर आवेश होंगे तो उनके बीच में बल कौन सा होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा, सिंपल सी बात है। प्रतिकर्षण बल होगा। प्रतिकर्षण बल होगा तो इसका मतलब है ये वाला आवेश, मतलब Q1 वाला आवेश इस पर एक बल लगाएगा। किस दिशा में? इसको दूर करेगा ना, प्रतिकर्षित करेगा, अर्थात इस दिशा में लगेगा। इस फोर्स को हम लोग लिखेंगे क्या? F किस पर लग रहा है? 2 पर लग रहा है। किसके द्वारा? 1 के द्वारा। तो F21 लिखने का तरीका इस तरह से अब हम लोग लिखेंगे, ठीक है। F21 ये हो गया। यहाँ पर ये फोर्स लगेगा, ठीक है। इसके द्वारा जो इस पर फोर्स लगेगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? किस पर ये बल लग रहा है? Q1 पर लग रहा है। किसके द्वारा? Q2 पर। एक्चुअल में दोनों फोर्स होते बराबर हैं, दोनों फोर्स बराबर होते हैं। जितना ये होगा उतना ये होगा, बस डायरेक्शन चेंज है। तो F21 जब हम कहेंगे तो समझ लेंगे इस डायरेक्शन वाला बल है, और जब F12 कहेंगे तो ये वाला डायरेक्शन वाला बल हो गया। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर जो R होगा, अब हम R को वेक्टर R ले लेते हैं, ठीक है। दिशा, अब जब दिशा होंगी तो इसकी 2 दिशाएं भी होंगी, तो इसको हम दिशाहीन ऐसे मॉडल में रख देते हैं जब तक के लिए। इसका मतलब ये हो गया इसमें दोनों दिशाएं हैं, एक इधर से इधर वाली भी, ठीक है, और एक इधर से इधर वाली। क्लियर है? दोनों दिशाएं हो सकती हैं ना यहाँ पे। एक ये भी दिशा हो सकती है, ये भी दिशा होती है। अगर हम जब इसकी बात करेंगे इस वाले बल की, तो इसके द्वारा लगाया गया है तो ये वाली हम दिशा लेंगे। जब हम इसकी बात करेंगे इस वाले बल की, तो हम ये वाली दिशा लेंगे। लेकिन इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे? इस वाली दूरी को हम लिखेंगे कैसे? वेक्टर रूप में हम लिखते कैसे हैं, इसको भी जरा समझिएगा, ठीक है। वेक्टर में जब हम लोग वेक्टरों को व्यक्त करते थे, जैसे यहाँ पर एक वेक्टर, ये 2 बिंदु सदिश होते थे, एक A हो गया और एक B हो गया, ठीक है, और AB एक वेक्टर है। इसको अगर हम व्यक्त करते हैं, AB को अगर हम व्यक्त करें तो इसको हम लोग लिखते थे OB माइनस OA, ये लिखने का तरीका होता है।
मतलब ए बी की दूरी अगर हमें दिखाना है तो ए बी को हम क्या लिखेंगे, ए बी को लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओ ए। मतलब फाइनल वाली जहाँ से चले हैं हम ए से बी की ओर जा रहे हैं, तो जहाँ पर पहुँचे बी पर, बी को पहले लिखना है, ए को बाद में लिखना है। क्लियर है? जैसे अगर हम कहें पी क्यू क्या हो जाएगा, ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ जो ओरिजिन होता है ज़रूरी नहीं है ये हम लिखें चाहे ना लिखें, ठीक है, क्यू माइनस पी, कोई दिक्कत, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर बी ए कहें तो बी ए क्या होगा, ए माइनस, समझ रहे हैं ना, बी ए ये होगा, ए बी ये होगा, बी माइनस ए, ये ए माइनस बी, दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि डायरेक्शन चेंज है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम अगर आर वाले, आर को हम दो तरीके से लिखेंगे, इस रूप में भी, इस रूप में भी। तो अगर हम यहाँ पर इस रूप में अगर हम इसको लिखें तो हम क्या लिखेंगे, इस वाली लाइन को, तो इस वाली डायरेक्शन में जब हम दूरी लेंगे तो इसको हम लिखेंगे, देखो 1 से चल रहे हैं 2 पर जा रहे हैं, तो R2 माइनस R1 ऐसे लिखेंगे ना, लिखेंगे, ये तो लिखेंगे, 2 पर जा रहे हैं, 2 पर पहुंच रहे हैं, जैसे B पर जा रहे हैं तो B को पहले लिखा, ठीक है। इसी प्रकार हम 2 वाले पर जा रहे हैं R दूरी से, ठीक है, तो हम R2 लिखेंगे, R2 से R1 माइनस करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ से 2 से 1 पर आ रहे हैं तो 1 पर आ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अब ये दोनों बातें समझ चुके हैं, अब हम इसका वेक्टर रूप लिखते हैं, देखिएगा। हम अगर 1-2 को लिखे या 2-1 को लिखे, पहले हम 2-1 को लिख लेते हैं, ठीक है, लिखते हैं F21, इसका वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, बल का वेक्टर फॉर्म, ठीक है। क्या लिखेंगे, फार्मूला हमारे पास है K/Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, तो K लिखें या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखें, जो भी मन हो वो लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर ना, R कौन सा, हमने 2-1 की बात की है, 2-1 की जब बात की है तो कौन सा, कौन वाली रहेगी, ये वाले की ये वाली रहेगी भाई, 2-1 की बात कर रहे हैं ना, तो ये वाला डिस्टेंस इससे इस पर लगाया गया वाला, तो ये वाला है, और हमें दूरी कौन सी लेनी है, R2 माइनस R1 का स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब की बार क्या हो गया, R2 माइनस R1 का स्क्वायर, क्लियर। लेकिन हमें सदिश रूप लिखना होता है तो हमने बताया किसी भी वैल्यू को सदिश रूप में लिखना है तो साथ में उसका एकांक सदिश हम लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम एकांक सदिश लगा देंगे। एकांक सदिश किसका, इसी का, ठीक है, गलत तो नहीं कर रहे हैं हम गलत कर रहे हैं, वो हमको पता होगा, तुमको पता होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इस दूरी को ले रहे हैं ना, दूरी को हमेशा मैग्नीट्यूड में रखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा था तो यहाँ पर इसको हमें ऐसे ही लिखना चाहिए था, ये मॉडुलस होता है ना, ये व्यक्त करता है परिमाण को। ये अगर वेक्टर पढ़ा होगा तो लोगों ने समझा ही होगा, इनके परिमाण को व्यक्त कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं, ठीक। इनटू में किसका, हमें इसका वेक्टर रूप लिखना है तो हमें इसका कैप लिखना पड़ेगा, मतलब एकांक सदिश लिखना पड़ेगा। तो एकांक सदिश लिख देते हैं इस दूरी के सापेक्ष ही, क्योंकि यही दिशा को व्यक्त कर रहा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं R2 माइनस R1 का कैप, ठीक है। जैसे A का कैप किया था तो वेक्टर A अपान मॉडुलस वेक्टर A हुआ था। इसी प्रकार जब हम R2 माइनस R1 का कैप कर रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1 के कैप को हम क्या लिख सकते हैं, बताइए जरा। A कैप को हमने वेक्टर A अपान मॉडुलस वेक्टर, ये तो लिखा। अब R2 अपान R1 के कैप को हम क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1 के कैप को हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये एक ही जगह पर तो है ना, तो यहाँ पर A है, वहाँ पर ये लिख दो R2 माइनस R1, इनका वेक्टर है, और अपान में नीचे मॉडुलस में लिख दिया है, इतना ही तो है। तो हम R2 माइनस R1 के कैप को क्या लिखेंगे, ये चीज़ लिख देंगे, R2 माइनस R1 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 अपान में मॉडुलस में वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। तो यहाँ पर लिख देते हैं F21 इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान मॉडुलस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, ये तो पहले से, ठीक है। इनटू में इसको हम क्या लिख सकते हैं,
तो इसको लिख सकते हैं R2 माइनस R1 और अपान में R2 माइनस R1 का ऐसे, ठीक है, क्लियर है ना, ये इतना हो गया। अच्छा ये वाली वैल्यू सेम ही तो है, ठीक है, गुणा कर दें, स्क्वायर पहले से है, एक और आ गया, क्यूब हो जाएगा, तो इसको लिख देते हैं क्यूब के रूप में। तो ये बन जाएगा F21 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान में R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू में R2 माइनस R1। ये हो गया F21 का वेक्टर फॉर्म, ठीक है। इसी प्रकार हम F12 का भी लिखेंगे वेक्टर फॉर्म। अब आप लोग अपने आप समझते चले जाएंगे, बताते चले जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। जब हम F12 की बात कर रहे होंगे, तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान में R, कौन सा R लेंगे बताइए, दूरी कौन से लेंगे, अब की बार ये वाली थोड़ी लेंगे, अब तो ये वाली लेंगे ना, तो क्या लिखेंगे R1 माइनस R2 इंटू में वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं तो इसका एकांक सदिश साथ में लिखते हैं, ठीक है। अच्छा ये होल स्क्वायर होता है, क्लियर। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 अपान में मॉडुलस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इंटू में, इसको क्या लिखेंगे भाई, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 अपान में मॉडुलस वेक्टर R1 माइनस वेक्टर, यही लिखेंगे, ठीक। इनको भी क्यूब लिख सकते हैं। F12 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान मॉडुलस R1 माइनस R2 का होल क्यूब हो गया इंटू में R1 माइनस R2, और ये हो गया। कोई दिक्कत, इस पर भी वेक्टर वही लगा देना, क्लियर। तो ये हो गए इनके वेक्टर फॉर्म। दोनों के यहाँ पर हम फार्मूले अलग अलग लिखते हैं, इसके द्वारा इस पर जो लगाया गया बल होगा उसको हम F21 लिख रहे हैं और ये F12 लिख रहे हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड होता सेम ही है, बराबर आंसर आता है, केवल यहाँ पर दिशाएं दिखा रहे हैं, R2 से R1 की ओर है ये R1 से R2 की ओर है, बस इतना है। कुछ बुक्स में तुम्हें लिखा मिलेगा, इनको ये शॉर्ट में भी इसको लिख दिया जाता है, इसको इस तरह से लिख देते हैं R1 माइनस R2 को कुछ लोग लिखते हैं R12, ठीक है, और कुछ लोग लिखते हैं R21। कई बुकों में ये इसमें मतभेद चलता है भाई, तो हम कभी भी यहाँ तक जाते ही नहीं है। फ़ायदा क्या है इसमें, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि R2 से जब हम R1 की ओर जा रहे हैं, मतलब R1 से R2 की ओर जा रहे हैं तो 2 पहले लिखेंगे 1 बाद में लिखेंगे। कुछ कहते हैं कि 1 हम पहले लिखेंगे 2 बाद में लिखेंगे। तो ये मतभेद छोड़ करके हम लोग बस यहीं तक रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई काटने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे दोनों फॉर्मूले हो गए और ये वेक्टर रूप, इसी को हम लोग वेक्टर रूप कहते हैं दोनों का, क्लियर है। तो अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ और फिर लिख लेते हैं वेक्टर रूप को। लिखिए ऐसे नोट कर लो, इसमें कुछ नहीं करना है, मिटा दे। चलो अब कुछ और बातें जान लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, मतलब कूलॉम के नियम की सीमाएं। कूलॉम के नियम की सीमा पहले बात करते हैं, मतलब लिमिट है कूलॉम का नियम कहाँ पर लग सकता है और कहाँ नहीं लग सकता है, ठीक है। पहली बात, कूलॉम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए ही मान्य है। क्या बोला हमने, कूलॉम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य है। कूलॉम का नियम बिंदु आवेश के लिए मान्य है, ठीक है।
अच्छा, बिंदु आवेश की कोई डिफिनेशन क्लियर नहीं है। बिंदु आवेश कहते किसे हैं ये समझना ज़रूरी है, लेकिन एक्चुअल में इसकी कोई परिभाषा नहीं है। बिंदु आवेश की कोई लिमिट भी नहीं है कि इतना बड़ा आवेश बिंदु आवेश कहा जाएगा, इतना बड़ा आवेश बिंदु आवेश कहा जाएगा। अब समझिए ज़रा, हम जो समझाना चाहते हैं बिंदु आवेश हम किसे कहेंगे। मान लिया कि एक ये आवेश है जो बहुत ही कम जगह घेर रहा है, और एक ये आवेश है। इन आवेशों को तो हम बिंदु आवेश कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम बिंदु आवेश कहेंगे। लेकिन अगर हम एक ये आवेश कहें और एक ये आवेश कहें, इन पर जो आवेश इस तरह से फैला हुआ है, कोई दो गोले हैं मान लिया, ठीक है, इन पर आवेश फैला हुआ है, तो इसको हम बिंदु आवेश अब नहीं कह सकते, नहीं कह सकते ना, क्योंकि ये किसी एक बिंदु पर स्थित नहीं है। लेकिन ये भी एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये भी बिंदु आवेश का काम करेंगे, वही समझना है। ये डिपेंड करता है दोनों आवेशों की दूरियों पर। मतलब इतने इतने बड़े कोई दो गोले हैं और इन पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, अगर ये पास में है तो इनको हम बिंदु आवेश नहीं कह सकते। लेकिन एक हम यहाँ पर रखें और एक बांगरों में रखें गोले को, तो अब इतनी दूरी के लिए इन दोनों को बिंदु आवेश की भांति ही हम कंसीडर करेंगे। समझ रहे ना? एक गोला यहाँ पर है इतना बड़ा, एक गोला बांगरों में रखा है, मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर, तो इतनी दूरी के लिए ये दोनों आवेश अब बिंदु आवेश की भांति ही माने जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर दूरी ज़्यादा होगी, दूरी बड़ी होगी, तो बड़े बड़े गोले भी बिंदु आवेश का काम करेंगे। लेकिन अगर दूरी कम होगी, वही गोले बांगर मुंह से उठा करके दोनों अपने हाथ में पकड़ लो, एक यहाँ पर रख दो, एक यहाँ पर रख दो, कह दो अब ये बिंदु आवेश का काम करेंगे तो नहीं। अब ऐसी स्थिति में उन्हें हम बिंदु आवेश नहीं कहेंगे। समझ रहे ना? तो बिंदु आवेश डिपेंड करेगा दूरी पर। दूरी अगर ज़्यादा है तो बड़े गोले भी बिंदु आवेश का काम कर सकते हैं, और अगर दूरी कम है तो वो फिर छोटे आवेश जो होंगे वही बिंदु आवेश का काम करेंगे। तो ये केवल बिंदु आवेशों के लिए ही मान्य है। अगर दो गोले हैं और आपसे कह दिया जाए कि इन दोनों गोलों पर आवेश एक समान रूप से वितरित हैं और 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम उन्हें बिंदु आवेश नहीं मानेंगे। जो बिंदु आवेश नहीं मानेंगे तो ऐसी स्थिति में बल भी हम दूसरे तरीके से निकालेंगे, वो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमने ये बताया कि कूलाम का नियम सिर्फ और सिर्फ बिंदु आवेशों पर ही कार्य करता है, बिंदु आवेशों के लिए ही मान्य होता है। क्लियर है? चलो ठीक है, इसको याद रखिएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर नोट बना के लिखना चाहते हो तो लिख लेना, कोई बात नहीं है। समझ तो गए होगे। अब हम लोग बात करते हैं इन पर बेस न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि कूलाम के नियम पर बेस न्यूमेरिकल 2-3 प्रकार का आता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो एक पहला न्यूमेरिकल इस प्रकार का आता है जिसमें 3-4 आवेश होते हैं। तो उसको पहले इसको पढ़ने से पहले मेरे ख्याल से एक चीज़ और हम लोगों को जान लेना चाहिए, वो है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या है समझिएगा। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर 2 से अधिक आवेश हैं, 2 से अधिक आवेश हैं, मान लिया ये है एक आवेश, कोई ये आवेश है, एक ये आवेश है, एक ये आवेश है, Q3 Q4 ऐसे लिख दिया, और आपसे पूछ दिया जाए कि Q3 पर लगने वाला नेट बल बताइए, कितना बल लगेगा, Q3 पर कितना बल लग रहा है। तो Q3 पर जो बल लगेगा ये आपको याद रखना है, Q3 पर लगने वाला बल केवल इसके द्वारा नहीं लगाया जाएगा, ना ही केवल इसके द्वारा, ना ही केवल इसके द्वारा, इन तीनों के द्वारा लगाया जाएगा। मतलब इसके द्वारा जो बल लगेगा वो F1 मान लिया 3 1 कर दिया, 3 पर लगने वाला 1 के द्वारा। ठीक है, इसको F 3 2
और इसको हमने मान दिया F34। क्लियर है? तो F31, F32, F34 इन तीनों का जो नेट फोर्स होगा वो इस पर लगने वाला कुल फोर्स होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर नेट फोर्स ऑन F3 इक्वल क्या होगा? F3 मतलब Q3 कितना होगा? F31 इसके द्वारा लगाया गया बल प्लस F32 और प्लस F34। क्लियर है ना? मतलब किसी पर अगर दो से अधिक बल हैं, अगर दो बल हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दो बल हैं Q1 और Q2, तो इस पर कितना बल लगेगा तो देख लेंगे, इसके बीच लगने वाला बल, एक ही बल निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एक से अधिक मतलब दो से अधिक आवेश होंगे, ऐसी स्थिति में जब बल लगेगा तो उन सभी के द्वारा जो बल लगाया जा रहा होगा उन सब का योग कर लेते हैं, उन सब का नेट फोर्स निकालते हैं। ठीक है? अच्छा, नेट फोर्स निकालने का तरीका भी अलग होता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये वेक्टर होते हैं तो वेक्टर रूप में ही हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है? किन्हीं भी दो वेक्टरों का योग हम लोग कैसे करते थे? सदिशों का योगफल फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा था। क्या था? कोई दो वेक्टर थे, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो योग होता था, जिसका परिणामी सदिश हम लोग बोलते थे वेक्टर आर। वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिणामी वेक्टर आर का सूत्र हम लोग क्या निकाले थे? वेक्टर आर इज इक्वल टू रूट में वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड इंटू कॉस थीटा। यही तो था, यही फॉर्मूला होता था। समझ रहे ना? मॉड मतलब इन दोनों के परिमाण ही तो यहाँ पर रखे जाते हैं, परिमाण ही रखे जाते हैं। ठीक है? तो ये इस तरह से मतलब ऐसे लिख दिया था, मैंने बताया था कि इसको वेक्टर ए के स्क्वायर को केवल ए स्क्वायर लिख सकते हो, फिर ये बी स्क्वायर लिख सकते हो, 2 मॉड को केवल ए लिख देते हैं, वेक्टर ना लगाना। वेक्टर लगा दोगे तो फिर मॉड लगाना पड़ेगा। ठीक है? ऐसे ए बी कोस थीटा, इस तरह से ना। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तरीका होता है, मतलब किन्हीं भी दो वेक्टरों का अगर हमें परिणामी निकालना है, जैसे 3 है तो सबसे पहले इन दोनों का परिणामी निकाल लेंगे इस फार्मूले से, उसके बाद में फिर वो जो आएगा उसका और इसके साथ में परिणामी निकालेंगे। ठीक है? तो ये तरीका होता है वेक्टरों को जोड़ने का। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अगर 2 से अधिक बल हैं, मतलब आवेश हैं, तो किसी पर भी जब हम बल निकालते हैं तो उन सभी के द्वारा जो बल लगता है उनका सबका योग कर लेते हैं। लेकिन वो योग कैसा? सदिश योग। ठीक है? वेक्टर सम होना चाहिए, नॉर्मल योग नहीं कि 3 है ये 4 है तो 3 4 7 कर दिया, नहीं, 3 4 5 ही होगा अगर 90 अंश का कोण होगा तो। नहीं भाई, सिंपल सी बात है, 3 और 4 को अगर हम वेक्टर योग करेंगे, 90 अंश का कोण होगा बीच में, तो इनका योग क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 2 ए बी, फिर cos 90 कर दो, 90 अंश है अगर, ये हो गया 0, 16 9 25 का 5 आएगा। तो वेक्टर योग हम लोगों को करना होगा, डायरेक्ट योग नहीं कि 3 4 कर दिया 7, ऐसा नहीं। ठीक है? तो हम लोगों को वेक्टर सम निकालना होगा, और वेक्टर सम निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला बताया है, आपको फर्स्ट ईयर से लिया है। ठीक, पता है हम लोगों को, वेक्टर आर इज इक्वल टू होता है मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा। ठीक है? अच्छा, फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ा होगा तो सोच रहे कि क्या कहानी बता रहे हैं यार फालतू में। चलो कोई बात नहीं, इतना तो पढ़े थे ना, हमें पढ़ाए थे और हमको पागल बना रहे हो हैं, नहीं पढ़े बता रहे हैं। चलो अब देखते हैं, देखिएगा इसमें लिख लेते हैं, लिख लो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में लिख लो जरा, बोल देता हूँ, लिखिएगा 2 या 2 से अधिक लिखें। हाँ, 2 से अधिक आवेश होने पर किसी एक आवेश पर लगने वाला नेट फोर्स क्या बोलते हैं?
परिणामी बल, लगने वाला परिणामी बल उन सभी, उन ना कहें, अन्य सभी, जिस पर लग रहा है उसको छोड़ करके अन्य सभी आवेशों द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग, वेक्टर सम के बराबर होता है। अच्छा, ये लैंग्वेज आपको याद नहीं करना है, इसको समझ तो आप चुके हैं। कभी आपसे ये नहीं पूछेगा अध्यारोपण का सिद्धांत बताइए, कभी नहीं पूछने वाला है। लेकिन अध्यारोपण का सिद्धांत हम लोगों को पता होना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे बल निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमने भाषा लिख दी है कि आप लोग अगर भूल जाएं कभी तो एक बार देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा आखिर क्या सिस्टम है। ठीक है, मान लिया अगर Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट 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 Qn तक फोर्स हैं, मतलब आवेश हैं। ठीक है, और कह दिया गया कुल फोर्स बताइए, नेट फोर्स बताइए, किसी पर लगने वाला नेट फोर्स पूछ दिया गया। सो नेट फोर्स जो होगा आपका क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3, सबके द्वारा, Q1 के द्वारा लगने वाला बल F1 लिख दिया, फिर F2 लिख दिया, F3 लिख दिया। ठीक है, प्लस डॉट 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 Fn तक। ठीक है, इन सब का वेक्टर सम ही करना है भाई। ठीक है, हाँ इसको नोट कर लो, नोट हो गया ना। चलो ठीक है, तो फिर आज यहीं तक रखते हैं। अगले दिन हम लोग इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं, जिस प्रकार के आते हैं न्यूमेरिकल्स, वो न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे कुछ, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, आज की क्लास में बस इतना है।